हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स गिरी। इट्स अनिर्बान सर हियर और आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट reflection at a plane surface. In fact, we are going to prove the laws of reflection. So you might be thinking कि sir laws of reflection सबको पता है that the angle of incidence is equal to what angle of reflection. फिर से प्रूव करने का क्या जरूरत है? देखो, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इसमें हम फिर से लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को ही प्रूव करेंगे, लेकिन इस बार हम रेस को यूज करके प्रूव नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज द कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट एंड देन प्रूव द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन. इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. ध्यान से देखो, Mn इज द रिफ्लेक्टिंग मीडियम. इसी मीडियम में लाइट गिरेगा और रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है? सो लेट अस से दिस पर्टिकुलर रे इज द इनकमिंग रे, दिस वन एंड दिस वन. और मैंने तुमको क्या सिखाया था? मैंने तुमको बहुत अच्छे से ये चीज सिखाया था कि अगर तुमको वेव फ्रंट बनाना है, हमेशा याद रखना कि वेव फ्रंट जो होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी रेस. रेस के परपेंडिकुलर बनाना है. सो ध्यान से देखो, ये जो तुमको दिख रहा है ए बी रिप्रेजेंट्स द इनकमिंग वेव फ्रंट. Is that clear? What is a wave front? Wave front is a line or a surface which is joining all the points which are in the same mode of disturbance, which are in the same phase. Is that clear? तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अगर मैं B को crest मानता हूँ तो A भी क्या होगा? A भी एक crest ही होगा, because both of them has to be in the same phase. Is that clear? crest मान के कहानी को आगे बढ़ाते हैं. तो ध्यान से देखो, A वाला crest जो है वो ऑलरेडी मीडियम के साथ टकरा चुका है, और B पे जो crest है उसको मीडियम तक पहुंचने में, Mn वाले मीडियम तक पहुंचने में टाइम है. B से क्रेस्ट को BC डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाके B वाला क्रेस्ट Mn वाले मीडियम के साथ जाके टकराएगा. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? सो लेट अस से इस पर्टिकुलर मीडियम में द वेव फ्रंट और द रे इज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ v. कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. और B वाला जो डिस्टर्बेंस, B वाला जो क्रेस्ट है, उसको C तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? टाउ टाइम लगता है. कितना टाइम लगता है? टाउ टाइम. तो यहां पर हम BC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन दिस केस वी कैन राइट BC as that is the distance traveled in this case, that is equal to V into tau. Is that clear? V into tau लिख सकते हैं. अच्छा, तो B वाले डिस्टर्बेंस को C तक पहुंचने के लिए टाउ टाइम लगता है. अब एक बात बताओ, इतने ही टाइम में A वाले पॉइंट में जो क्रेस्ट दिख रहा है, इस A वाले पॉइंट में जो क्रेस्ट है वो तो ऑलरेडी टकरा चुका है. इतनी ही टाउ टाइम में होगा क्या? नाउ रिमेंबर हाइगन्स प्रिंसिपल. अभी यहाँ पर इस पॉइंट को मैं एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस मान सकता हूँ, और ये अपना खुद का एक सेकेंडरी वेवलेट क्या करेगा? जनरेट करेगा. तो जब B C तक पहुँचने वाला है, उतने ही टाइम में A एक सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेगा जो प्रोपोगेट करेगा, आगे ट्रैवल करेगा, एंड फाइनली टाउ टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद? टाउ टाइम के बाद वो वेव फ्रंट आके यहाँ पर पहुंचेगा. इज दैट क्लियर? तो टाउ टाइम के बाद वो वेव फ्रंट आके वहां पर पहुंच रहा है. अभी अगर तुमको कोई पूछे कि भाई साहब तुम ये बताओ, हाउ विल द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट लुक लाइक, और मैंने क्या कंसेप्ट सिखाया था? व्हाट वाज हाइगन्स कंस्ट्रक्शन? याद है? एक दो वीडियोस पहले मैंने समझाया था कि तुमको सीधा सीधा क्या करना है? यू जस्ट नीड टू ड्रॉ ए टेंजेंट. क्या बनाना है? एक टेंजेंट बनाना है जो कि सरफेस को छू के निकलेगा. तो यहाँ पर देखो, इफ दिस इज द वेवलेट, यहाँ से हमने एक टेंजेंट बनाया और ये जाके C पॉइंट में टच किया. दैट मीन्स B वाला क्रेस्ट जब C में पहुंचता है, A से जो क्रेस्ट है वो निकल के कहाँ तक पहुंच जाता है? E पॉइंट तक पहुंच जाता है. एंड ये जो वेव फ्रंट है, ध्यान देना, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये जो वेव फ्रंट था दैट वाज द इंसिडेंट वेव फ्रंट. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? तो BC डिस्टेंस जितना होगा, A डिस्टेंस का वैल्यू भी उतना ही होगा. इज दैट क्लियर? एंड ध्यान से देखो, A से जो वेवलेट निकला, कहाँ से वेवलेट निकला? A से जो ये वाला वेवलेट निकला, इट इज ऑल्सो ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम जिस मीडियम में ये वाला वेव ट्रैवल कर रहा है. तो A वाले का लेंथ अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? A वाले का भी लेंथ हम V इंटू टाउ ही लिखेंगे. AE एंड BC दोनों का लेंथ क्या होगा? सेम. BC डिस्टेंस जितना टाइम में कवर किया गया है, AE वाला डिस्टेंस भी उतने ही टाइम में कवर किया गया है, उतने ही स्पीड से. तो दोनों का लेंथ क्या होगा? सेम होगा, दैट इज V into tau.
Is that clear? पक्का यहाँ तक समझ में आया? देखो plane wave AB is incident at an angle I on a reflecting surface M. If V represents the speed of the wave in the medium and if tau represents the time taken by the wavefront to advance from point B to point C, right? From point B to point C, then the distance BC equal to V into tau. In order दानी होगा to construct the reflected wavefront, we draw a sphere of radius v into tau from the point A. CE represent the tangent plane drawn from the point C to the sphere, right? C से यहाँ तक ये जो हमने tangent plane बनाया है, this will represent the reflected wave. Is that clear? आगे बढ़ते हैं, इस चीज को अच्छे से लिख के रखो. Let's move ahead. Okay. अभी ध्यान से देखो कहानी क्या. अभी सीन क्या है? अभी अगर मैं ट्राइंगल्स कौन से ट्राइंगल्स को देखता हूँ, if I see the triangles, एक मिनट, इफ आई सी द ट्राइंगल्स EAC एंड BAC, ध्यान से देखना EAC वाला कौन सा है, दैट इज E, कमान, दिस इज A एंड दिस इज C, राइट? दिस इज EAC. एंड इफ आई वॉच फॉर एग्जांपल BAC, दैट इज दिस इज B, राइट, एंड दिस इज A एंड दिस इज C. इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, दे आर कॉन्ग्रुएंट. कैसा कॉन्ग्रुएंसी है मैं बता रहा हूँ, दैट इज RHS कॉन्ग्रुएंसी. टेंशन मतलब मैं दिखा रहा हूँ ये कॉन्ग्रुएंसी कैसा वैलिड है. RHS मतलब थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा तुमको मैथ्स, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड. अगर तीनों इक्वल होता है तब हम कहेंगे दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो एज आई ऑलरेडी सेड, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, रे के परपेंडिकुलर होगा. इज दैट क्लियर? है ना? और ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये हो गया हमारा राइट एंगल. समझ में आया? ओके. हाइपोटेन्यूज ध्यान से देखो, AEC एंड ABC दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या है, सेम. हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड होता है, 90 डिग्री एंगल के ठीक ऑपोजिट में जो साइड होता है उसी को ही हम हाइपोटेन्यूज बुलाते हैं. और यहाँ पर हमने जस्ट नाउ ये प्रूव किया कि AE का वैल्यू और BC का वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू सेम है. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों एंगल्स जो है, सॉरी दोनों ट्राइंगल्स जो है, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. इसका मतलब है कि दोनों ट्राइंगल्स का जो बाकी साइड्स है, बाकी एंगल्स है, उनका वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा. ठीक है? अभी ध्यान से देखना, जस्ट ट्राई टू सी दिस. ओके. अभी देखना कि यहाँ पर ये अगर I है तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस I लिख सकते हैं. इज दैट क्लियर? दिस इज द इंसिडेंट, दिस इज द वेव फ्रंट, राइट? अभी ध्यान से देखो, ये डॉटेड लाइन और ये जो है ये 90 डिग्री बना रहा है. तो अगर 90 माइनस I है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, I हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सो वेव फ्रंट के टर्म्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, मीडियम के साथ वेव फ्रंट जितना एंगल बना रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. रे के टाइम में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे मेजर करते हैं, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. मतलब हम नॉर्मल के रेस्पेक्ट में या नॉर्मल से एंगल्स ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर करते हैं. यहाँ पर अगर हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना है वेव फ्रंट के कंसेप्ट को यूज करके, तो तुमको सीधा सीधा ये देखना है कि वेव फ्रंट जिस सरफेस में टकरा रहा है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज I. और ये जो तुमको EC वाला वेव फ्रंट दिख रहा है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है. और ये MN वाले मीडियम से कितना एंगल बना रहा है, R एंगल बना रहा है. एंड एज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट EAC and BAC, both these angles are congruent to each other. It means that angle I will be equal to what? Angle R. The angles I and R are what? Equal, which proves the laws of reflection. Is that clear? बहुत ही सिंपल है, अच्छे से इस चीज को लिख के रखो. और छोटा सा आइडिया है वो भी मैं बताना चाहूंगा, फिलहाल इसको लिखो. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड. ओके, नाउ लेट्स सी आगे का कहानी क्या. एक बात को समझो कि हमने ऑलरेडी वेव फ्रंट के कंसेप्ट को रिफ्लेक्शन में भी यूज किया, रिफ्रैक्शन में भी यूज किया, और देखा कि नहीं एक्चुअली ये जो वेव फ्रंट्स का कंसेप्ट है इसको कैसे यूज करना पड़ता है. इसी नॉलेज से, इसी आइडिया से हम कुछ और इंसिडेंट्स को, कुछ और सिचुएशंस को एक्सप्लेन करें. लेट्स स्टार्ट ऑफ. सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर तुमको एक प्रिज्म दिख रहा है, इज दैट क्लियर? और ये जो तुमको एक लाइन दिख रहा है, ये एक्चुअली एक लाइन नहीं है, दिस इज अ प्लैनर वेव फ्रंट. क्या है ये? दिस इज अ प्लैनर वेव फ्रंट. और तुम किस तरफ से देख रहे हो, यू आर लुकिंग साइड वाइज, इसलिए तुमको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है. एक्चुअली एक ये प्लैनर वेव फ्रंट. इज दैट क्लियर? सो दिस वेव फ्रंट, दिस पर्टिकुलर वेव फ्रंट इज द इनकमिंग वेव फ्रंट. ये वेव फ्रंट आ रहा है, किसके पास जा रहा है, इस प्रिज्म के पास जा रहा है. ठीक है? अभी हम ये देखेंगे कि इस प्रिज्म के थ्रू ये वेव फ्रंट जब पास करेगा, रिफ्रैक्ट होकर पास करेगा, जो आउटगोइंग वेव फ्रंट है, जो वेव फ्रंट निकल के जाएगा, वो वेव फ्रंट का
अरेंजमेंट या प्लेसमेंट कैसा होगा, क्या हम वो बता सकते हैं, क्या हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी इफ आई टॉक अबाउट द टॉप पोर्शन ऑफ द वेवफ्रंट, इस वेवफ्रंट के टॉप पोर्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, दिस वेवफ्रंट is going to pass through the thinnest side of the prism. Is that clear? Okay. Now this wavefront is going to pass through the thinnest side of the prism. और देखो ये जो नीचे वाला wavefront है, you are watching this wavefront, ये जो wavefront का टुकड़ा है, ये जब पास करेगा prism के through, it is going to pass through the thickest portion of the prism. Is that clear? Now think properly. The top wavefront is going to spend less time in the glass prism, and the bottom portion of the wavefront is going to spend more time inside the glass prism because it is going to pass through the thickest portion of the prism, right? And we all know कि light का speed सबसे ज़्यादा vacuum में होता है. कहाँ पर होता है? Vacuum में होता है, और उसका speed कितना होता है? 3 into 10 to the power 8 meter per second. But what will happen if that wavefront is going to pass through another medium? Let's say glass. उसका speed क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा. That means the top wavefront is going to spend more time in air as compared to the bottom wavefront, which means when this incoming wavefront is going to pass through this prism, the bottom portion will be delayed because it is passing through the thickest portion. It will be delayed, and the top portion will be traveling faster, will be covering more distance because it is traveling most of the time in air. It is passing through the thinnest side of the prism. तो basically जब ये wave front इस prism को क्रॉस करके दूसरे साइड में निकलेगा तो टिल्ट हो जाएगा. ये वाला पोर्शन आगे बढ़ जाएगा और ये वाला पोर्शन डिले हो चुका था तो थोड़ा पीछे रह जाएगा. तो ऐसा टिल्टेड फॉर्म में तुमको वेव फ्रंट दिखाई देगा. इज दैट क्लियर? क्या तुमको ये समझ में आया? बढ़िया है. आगे बढ़ते. लेट्स मूव अहेड. Okay, let's see this. Okay, so next scenario we have got a thin convex lens, right? And this is the incoming wavefront. बात समझ में आ रहा है? अच्छा, wavefront तो दिखाई दे रहा है, rays भी दिखाई दे रहा होगा. planar wavefront है, which means the rays will be parallel to each other. तो अगर हम एक parallel set of rays को किसी thin convex lens के through अगर pass करवाते हैं, where do the rays meet? Finally the rays will finally meet at the focus. देख रहा है? तो रे डायग्राम तो दिख रहा होगा. ये दो रे हैं, लेंस के थ्रू पास करते हैं, दिस टू रेज will finally meet at the focus. Is that clear? But now if you want to explain कि how will the wavefront behave once it passes through the lens, then the concept is exactly the same जो हमने just now prism वाले केस में यूज किया था. देखो इस particular wavefront का top portion and bottom portion, this will pass to the thinner portion of the lens. तो ये जो upper वाला portion है और ये जो नीचे वाला portion है, ये लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे as compared to the central portion of the wavefront, because the central portion of the wavefront is going to pass to the thickest portion of this lens. So central portion पीछे रह जाएगा, upper portions आगे बढ़ जाएगा. तो ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन आगे बढ़ गया, सेंट्रल वाला पोर्शन पीछे रह गया, और ये वाला पोर्शन भी आगे बढ़ गया. ऐसा कर्व हो गया. बात समझ में आया? which justifies the idea that the rays will be something like this, because मुझे पता है कि अगर वेव फ्रंट ऐसा होता है तो रे जो है it is always perpendicular to the wave front. ऐसा दिखता है. बात समझ में आया? और ये जो तुमको एक कर्वी वेव फ्रंट दिख रहा है, this wave front will finally converge and meet at the point F. Is that clear? So this is in case of lenses. और एक situation देखते हैं. Okay, this is in case of mirror. Same logic. We have got a concave mirror in this case. We have got a planar wavefront, parallel set of rays. We all know कि parallel set of rays जाके mirror के साथ टकराएगा. टकराने के बाद it will finally meet at the focus, right? So इसी idea को तुम wavefront के terms में कैसे explain करो? बहुत ही सिंपल है. ध्यान से देखो, वेवफ्रंट का जो टॉप वाला पोर्शन है एंड वेवफ्रंट का जो बॉटम वाला पोर्शन है, ये मिरर के साथ जल्दी टकराएगा, बिकॉज ये वाला कर्व सरफेस आगे बढ़ा हुआ है और ये वाला कर्व सरफेस भी आगे बढ़ा हुआ है. तो बॉटम पोर्शन ऑफ द वेवफ्रंट एंड द टॉप पोर्शन ऑफ द वेवफ्रंट वो मिरर के साथ जल्दी जाके टकराएगा और जल्दी रिटर्न आएगा. लेकिन जो सेंट्रल वाला पोर्शन है, इट इज गोइंग टू हिट द बल्जी पार्ट ऑफ द कनकेव मिरर. दैट मीन्स इस वेवफ्रंट का इस मिरर के साथ मिलते मिलते टाइम लग जाएगा. उतने टाइम में ऊपर वाला टुकड़ा और नीचे वाला वेवफ्रंट का टुकड़ा टकरा के फिर रिटर्न भी आ चुका होगा. तो ध्यान से देखो, इस वेवफ्रंट का जो सेंटर वाला पोर्शन ये जस्ट हिट किया है कनकेव मिरर को, और इसका जो टॉप वाला पोर्शन है, ओके, ये जो टॉप वाला पोर्शन है ये ऑलरेडी इस सेक्शन को हिट करके, इस पोर्शन को हिट करके ऑलरेडी आगे आ चुका है.
राइट। एंड ध्यान से देखो, इट विल बी ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप, वेव फ्रंट ऐसा स्पेरिकल होगा एंड फाइनली जाके फोकस में मीट करेगा। ठीक है, पक्का समझ में आया। सो इस तरीके से हम वेव फ्रंट्स के आइडिया को यूज करके इन सारे सिचुएशंस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस इससे आगे इस वीडियो को मैं बढ़ाऊंगा नहीं, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाओ। मैं हर एक छोटे छोटे टॉपिक पे बहुत डिटेल्स में वीडियो बना रहा हूँ, सारे कंसेप्ट को अच्छे से लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए लिख के दे रहा हूँ। मैं सिर्फ पढ़ा के आगे जा सकता हूँ, बट सारा लाइन्स लिख के दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा नोट्स अच्छे से बने। बिकॉज एग्जाम के पहले तुम अपने नोट को ही पढ़ के जाओगे और वो फर्स्ट क्लास बनना चाहिए। ठीक है, आगे जाके मैं एक छोटा सा चीज़ बता के रखना चाहूँगा, आगे जाके तुम जितना भी एग्जाम्स दो, राइट, या तुमको क्वेश्चन सॉल्विंग के बाद कोई नया नया कंसेप्ट मिला, नया नया क्वेश्चंस मिला, तो हमेशा एक काम करना, जो भी नया क्वेश्चन है, जो भी नया कंसेप्ट है, और तुमको ये लगता है कि नहीं ये कंसेप्ट मैं रिवाइज करके जाना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं इसको याद रखूँ क्योंकि मुझे ये मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ, तो ऐसे कंसेप्ट्स को हमेशा अपना जो थ्योरी कॉपी में है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई न्यूमेरिकल हो, कोई कंसेप्ट हो, उसमें लिख के रख, ताकि एग्जाम के पहले तुम उसी कॉपी को पढ़ के जाओगे और चाहोगे तुम कि तुम्हारे जितने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हो वो तुम रिवाइज करके जाओ। तो सब कुछ उसी कॉपी में लिख कर रखना, जितना सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड दैट इज द रीजन मैं इतना कुछ लिख के देता हूँ। ठीक है, आई होप सो दिस विल हेल्प यू, एंड आई पर्सनली फील कि ज़रूरी है सब कुछ लिख के रखना। सो हियर आई कंक्लूड द वीडियो। प्लीज press the like button, come on, please press the like button and subscribe the channel and share the channel so that I can reach more students. Signing off for today, take care, bye.